हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, बिल्कुल मजे में होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे बैच लक्ष्य जी हिंदी 2.0 में, जहां हम शुरू करेंगे विलियन चैप्टर का अगला लेक्चर। ऑलराइट। अरे 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 जाजू सर 2 बार सुनाई देगा सबको, है ना। कभी कभी आ जाता है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। यस, ओके, ध्यान से सुनिएगा भाई। हम आ गए हैं अगले लेक्चर पे। हमने पिछले सेशन में राउल्ट का नियम डिस्कस किया था, राइट। आज हम राउल्ट के नियम का केस 2 डिस्कस करेंगे, जो मैंने बोला था कि जब आपका अवाष्पशील विलेय हो और विलायक, एसी चेंज हुआ है, चेक करना एक बार, ठीक है, 20 कर देना। ओके जी, ठीक है भाई, शुरू करेंगे। बट उससे पहले मैं कुछ बातें करना चाहता हूं यार तुम लोगों से। थोड़ी बहुत चीजें हैं जो मैं चाहता हूं एक बार हम डिस्कस करें, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है यहाँ पे। तो यस जनता, प्लीज मुझे ईमानदारी से बताओ, समझ में आ रहा है समझ सब कुछ, और नहीं आ रहा है तो क्या कारण है। देखो, आप लोग अगर वेग कारण बोलते हो कि सर सवाल नहीं बन रहे, सर ये नहीं हो रहा, ऐसे नहीं। सवाल देखो नहीं बन रहे, नया नया बैच है, हर क्वेश्चन को अपन यहाँ डिटेल में पढ़ते हैं। आपको नहीं समझ में आता तो आप देख देख के क्लास में सॉल्व करने की कोशिश करो, क्लास के बाद सॉल्व करने की कोशिश करो, सो दैट आप लोग ये बता पाओ कि क्या इशू है ना। अपन लोग डायरेक्ट लिख देते हैं, रिपीट डायरेक्ट लिख देते हैं, नहीं समझ में आया तो वैसे तो नहीं काम चल पाएगा यार। एक सेकंड, आपकी चैट नहीं चल रही है, एक बार मैं दोबारा देखता हूं। हाँ जी, क्लास में सवाल ना बनना कोई बड़ी बात नहीं है। क्लास में सवाल ना बनना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सारों से नहीं बनते भाई। और बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपसे क्लास में सवाल बने, कोशिश तो करो। मुद्दा यह होता है कि कोशिश किया जाए, राइट। मुद्दा यह होता है कि कोशिश की जाए। हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है बेटा। वो मेथड मुझे पता ही नहीं, वो कौन सा बॉक्स मेथड है, मैं कैसे बता दूं। मैंने कभी नहीं पढ़ाया, मैं जैसे पढ़ाता हूं मैं वही बताता हूं, है ना। तो मुझे ऐसा पता चला कि कुछ बच्चों के कुछ इश्यूज हैं, तो वो इश्यूज प्लीज मुझे बताएं। यस, हाँ जी। टाइम नहीं मिल रहा वो आपका प्रॉब्लम है, पढ़ाई में क्या प्रॉब्लम है, केमिस्ट्री की तरफ से क्या प्रॉब्लम है वो जानना चाह रहा हूं मैं। केमिस्ट्री की तरफ से क्या प्रॉब्लम है वो जानना चाह रहा हूं मैं। तो मैं एक पोल शुरू करता हूं, मुझे जल्दी से बताना। जिन बच्चों को मजा आ रहा है केमिस्ट्री पढ़ने में वो थम्स अप करेंगे, जिनको दिक्कत आ रही है वो थम्स डाउन करेंगे, फिर हम उनसे चर्चा करते हैं, ठीक है। प्लीज ध्यान से देखिए, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से। जिनको मजा आ रहा है वो थम्स अप करेंगे, जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो थम्स डाउन करेंगे। फटाफट जल्दी बताओ भाई, जल्दी। यस, कुछ बच्चे कह रहे डीपीपी के सवाल नहीं बनते। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, आपने कोई सवाल देखा, आप कैसे सवाल करते हो, ये तरीका समझो पहले। अगर तुम ये सोचो कि तुमने कोई भी सवाल देखा और फट से बन जाए, ऐसा होना चाहिए। पर अगर अभी ऐसा नहीं हो रहा है तो ऐसे लेवल तक पहुंचने में समय लगेगा बेटा। आपने अभी अभी बैच ज्वाइन किया है, एक हफ्ता भर हुआ है, छठी क्लास ही तो आज है हमारी। अभी तो 7 क्लासेस भी पूरी नहीं हुई है ना। 6 क्लास हुई है अभी तक। आपको क्या करना है, जैसे ही कोई डीपीपी मिलती है, जैसे ही कोई डीपीपी मिलती है, आप उसके सवाल को देखो, क्विज वाली फॉर्म में करो, ठीक है। सवाल को अपनी तरफ से ट्राई करो, जो भी है फॉर्मूले वॉर्मूले देखो, सामने बगल में कॉपी रखो। सवाल पढ़ा, समझ में आया कौन से टॉपिक का है, उस टॉपिक के नोट्स खोले, उसका फॉर्मूला देखा, ट्राई किया, बन गया, वेरी गुड। नहीं बना, सॉल्यूशन खोलो, सॉल्यूशन को पढ़ो, सॉल्यूशन को सुनो ध्यान से वीडियो को, कि सर क्या टॉपिक कह रहे हैं। क्योंकि वो टॉपिक आपने क्लास में जरूर पढ़ा है, आपको डीपीपी वही मिलती है जो टॉपिक आपको पढ़ाए जाते हैं। तो वो टॉपिक्स आपने क्लास में जरूर पढ़े हैं। अगर वो टॉपिक्स आपने क्लास में जरूर पढ़े हैं तो आपसे सवाल बनेंगे। और हम हर टाइप का सवाल अपनी क्लास में करते हैं। जब भी आप कोई सवाल देखें और आपको लगे ये नहीं समझ में आ रहा है, तो पहले नोट्स खोलो। आपको सवाल पढ़ के इतना तो समझ आता होगा कि कौन से टॉपिक का है। मैं अभी पोल चेक करता हूं, पर ध्यान से सुनो। आपको सवाल पढ़ के इतना तो समझ आता होगा कि कौन से टॉपिक का है। उस टॉपिक को हैंड टू हैंड रिवाइज करो, उसके नोट्स के सारे सवाल ट्राई करके देख लो, फिर उस सवाल को करके देखो, अगर नहीं बनता तो जरूर बन जाएगा। क्योंकि नोट्स में हर टाइप का सवाल होता है ना। देखे जरा क्या सीन है बच्चों का भाई। 65%, अब ये बड़ा नंबर है 35%। ये जो 65% है ये तो ठीक है, बट ये जो 35% है बड़ा नंबर है। इतना बड़ा नंबर तो नहीं होना चाहिए भाई। कूद ही जाऊं फिर तो मैं कहीं जाके, अगर ऐसा है तो, है ना। प्लीज ध्यान से सुनिए, प्लीज ध्यान से सुनिए, क्या सीन है। ये 35% बच्चे जो है, मैं इनसे बात करना चाहता हूं आज, उसके बाद ही हम आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। प्लीज मुझे बताओ बेटा क्या प्रॉब्लम आ रही है। हाँ जी, क्या नहीं समझ में आ रहा। स्पीड को स्लो करें। अच्छा बेटा यार, मैं तो ऑलरेडी बहुत कम पढ़ाता हूं।
मैं ऑलरेडी स्पीड स्लो ही तो रखता हूं। 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 25 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट, इतनी की तो क्लास होती है ना। पूरी 4 से 5:45 तक की तो मैंने क्लास ही नहीं करी। यस, हाँ जी, यस। तो फिर ये वाली बात तो है ही नहीं कि स्पीड का इशू आ रहा है, ये वाली बात तो है ही नहीं कि स्पीड का इशू आ रहा है। फिर हाँ जी, प्लीज बताएं, बी वेरी फ्रैंक, बिल्कुल फ्रैंक हो जाओ, आराम से बताओ, समझाओ। मैं चाहता हूं ये जितने भी नीचे अंगूठा करने वाले जो नंबर हैं, उनसे ऊपर अंगूठे वालों का नंबर तो ज्यादा हो यार। अगर 35% बच्चा क्लास का कह रहा है कि नहीं समझ में आ रहा, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है, इसको डिस्कस करना पड़ेगा हमको। सर इसी कितने पे चल रहा है? फैन स्पीड फिर क्या है, ठंडा क्यों नहीं हो रहा? बहुत सफोकेशन हो रहा है। हाँ जी, वीरेंद्र प्रजापति, बेसिक से क्वेश्चन कराएं, ज्यादा क्वेश्चन कराएं? अच्छा ठीक है। मुझे ऐसा लगता है मैं ज्यादा सवाल ऑलरेडी करा रहा हूं, बट कोई बात नहीं, हम और कर लेंगे। ठीक है, ठीक, ओके। अगला क्या है? आप पढ़ाते हो, बेसिक नहीं बताते हो। अच्छा, ओके, ठीक है बेटा, और बेसिक पे फोकस करेंगे, और बेसिक पे फोकस करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया है। सर क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, बन ही नहीं रहा है। बेटा क्लास वाले भी नहीं समझ में आते क्या? अच्छा, तो एक बात बताओ, हम सबसे पहले फिर एनसीईआरटी पे आ जाते हैं। हम जो भी टॉपिक करेंगे पहले उसके एनसीईआरटी कर लेंगे फिर। ठीक है, पहले एनसीईआरटी के सवाल देखना, फिर आगे वाले सवाल देखना। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज की क्लास पे इस चीज पे विशेष ध्यान देते हैं। ठीक है, थोड़ा बेसिक से कराइए। बेटा बेसिक का मतलब मैं समझा नहीं, मतलब क्या बेसिक कह रहे हो तुम लोग? जैसे विलय विलायक सबको समझ में आता है? विलय क्या होता है, विलायक क्या होता है, सबको समझ में आता है? अच्छा, अगर विलेय और विलायक का मतलब तुमको समझ में आता है, तो विलेय का वाष्पशील होना या अवाष्पशील होना समझ में आता है? वो भी समझ में आता है। अगर वो भी समझ में आता है, तो फिर तो बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। क्वेश्चन की समझ नहीं आते तो क्वेश्चन को मैं हमेशा कोशिश ये करता हूं कि बिल्कुल डिटेल में चलें, बिल्कुल डिटेल में एक एक लाइन समझ समझ के क्वेश्चन करें। ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा, मेरी क्लास में हम लोग हर क्वेश्चन को करते हैं, बट और क्वेश्चंस को और ढंग से समझने की कोशिश करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम एक काम करते हैं, आज की क्लास के बाद में, आज से मैं आपको एनसीईआरटी का भी होमवर्क देना शुरू करूंगा। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी आप लोग घर पे जाके ट्राई करें, उससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, थ्योरी बेटा मैं लिखवाता हूं जितनी होती है, प्लस आपको एनसीईआरटी पढ़ने के लिए भी तो कहता हूं। अगर तुम लोग ये सोचो कि सारा काम क्लास में हो जाए, तो तुम कैसे करोगे? आप इस बात को समझें कि आपके सिलेक्शन में मेरा रोल केवल 30% है, 70% है आपकी मेहनत, आपका रोल। आप कैसे सवाल करते हैं, आप कैसे पढ़ते हैं, आप कैसे चीजें करते हैं। ओके, ठीक है, चलिए। पीसीएम को सेम टाइम दूं क्या? अभी तो भाई ऑब्वियसली, अब देखो, एक कह रहा है फास्ट चलो, एक कह रहा है स्लो चलो, एक कह रहा है ऐसे चलो, ऐसे सबके हिसाब से नहीं चलता। वाष्पशील अवाष्पशील में कंफ्यूजन है, ठीक है, ओके, मेरे को समझ में आ गई बात, बिल्कुल समझ में आ गई। चलिए, तो एक काम करते हैं, आज की क्लास में हम लोग जो जो बातें आपने बोली उनको ध्यान रख के एक बार फिर से शुरू करते हैं, बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं, राउल्ट का नियम। ठीक है, एंड फिर मुझे बताना क्लास के बाद में क्या फीडबैक है। सही है? ठीक है, बढ़िया। हाँ कृष्णा, हो सकता है 65% बच्चे तो अच्छा बोल ही रहे ना, बट मैं चाहता हूं ये जो 35% वाला नंबर है ये 0 हो जाए, ये कम से कम 5-6% रह जाए। बच्चे धीरे 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 पॉजिटिव हो। अभी एक हफ्ता बैच को चलते हुए हुआ है और तुम लोग इतना परेशान हो गए, ऐसे तो नहीं काम चलता है ना। प्लीज ध्यान से देखो, क्वेश्चन जब ही बनेंगे जब हम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। हार्ड से स्टार्ट तो नहीं करते बेटा, बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, ये 35% वाले बच्चे शायद वो हैं जो 11th क्लास में कोचिंग नहीं करके आए, तो शायद उनके लिए जेई का माहौल थोड़ा नया है। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, देखते हैं, सब हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। गौर से देखिएगा, हम यहाँ पे बातचीत करते हैं आज के लेक्चर में। ठीक है, प्लीज ध्यान से देखना, ध्यान से देखना कैसे करें। ओके, 11th के टॉपिक का प्रॉब्लम है बेटा, देखो 11th का जो प्रॉब्लम है उसी के लिए तुमको अर्जुना जेई हिंदी बैच मिला है। 11th में जो तुम लोगों की समस्या है उसके लिए तुम्हें अर्जुना जेई हिंदी बैच दिया गया है, वहां से 11th का वो टॉपिक पढ़ो। मैंने बैच के लॉन्च में भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूं कि 11th का वो टॉपिक जो मैं यहां लिखता हूं, जैसे मैंने बोला साम्य अवस्था ला शातिलीय नियम, तो आपको करना ही क्या है, क्लास खत्म हुई, अर्जुना वाला बैच आपके पास है, उसको खोलो, वहां पे ला शातिलीय नियम देखो और उसको पढ़ लो, फटाफट से हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया है, ओके, चलो ओके। बेटा अब देखो, वीडियो मैं सॉल्व करके नहीं दे पाऊंगा, समय ही नहीं है, जेन्युइनली स्पीकिंग, मैं दिन भर क्लास ले रहा हूं, दिन भर मेरा गला जब भी तो पूरे टाइम खराब रहता है,
सुबह से लेके रात तक मैं लगातार क्लास ले रहा हूं, आपको डीपीपी के सॉल्यूशन मिल रहे हैं, मैं क्लास में पूरी एनर्जी लगा सकता हूं, है ना। पर यस मैं डीपीपी के सॉल्यूशन नहीं दे पाऊंगा बेटा। मेरी सुबह से लेके रात को 12 बजे तक क्लास चलती है, सुबह 10 से रात को 12 तक। लिटरली मेरा गला इसी बात का प्रूफ है। देखो मैं हर क्लास में बेटा गर्म पानी लेके बैठता हूं ताकि गला एकदम सही रहे, क्योंकि अब तुम्हारे बाद भी क्लास है, उसके बाद भी क्लास है ना। बट क्लास में अगर मेरे को तुम लोगों को लग रहा है कि भाई मेरी एनर्जी कम है, मैं बेसिक से कम पढ़ा रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, उस पर मैं काम करता हूं। आओ, बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम लोग भाई, तुम लोग हो जब तो हमें, तुम लोगों से ही तो हमारा मतलब है। अगर तुम लोग परेशान रहोगे तो फिर मजा नहीं आएगा यार। मैं जब भी क्लास में आता हूँ मुझे रहता है बच्चों के लिए कुछ करना है, बट मुझे कल पता चला, मतलब मैं कुछ रिपोर्ट्स देख रहा था, पूरा एनालिसिस देख रहा था बैच पे कि बच्चों का क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, तब मुझे पता चला कि यार कुछ बच्चे तो काफी परेशान हो रहे हैं। और ये परेशानी है तो फिर यार तुम्हें परेशानी है तो मुझे बहुत ज्यादा परेशानी है। तुम अगर 10% परेशान हो रहे हो तो मैं 110% परेशान हो जाता हूं। हमारी दोस्ती होने में हो सकता है समय लगे, बहुत सारे बच्चे यहाँ 1.0 से आए होंगे, बहुत सारे बच्चे यहाँ नहीं आए होंगे, नए आए होंगे, तो बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि यार मास्टर अजीब सा है, समझ नहीं आ रहा क्या है। बट जल्दबाजी मत करो, आराम आराम से थोड़ा समय देके चीजों को समझो। एक बात मैं तुम्हें पर जरूर वादा कर रहा हूं यार, ये मेरा 9 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। जब भी बच्चा कोई मुझसे पढ़ के गया है तो वो बच्चा ऐसा मुश्किल ही निकला है कि उसने कहा दिया कि बिल्कुल बेकार टीचर है। ये मैं तुम्हें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं आज तक का, 9 साल का, कि ऐसा आज तक मैंने तो नहीं सुना कि भाई ये बिल्कुल घटिया टीचर है, इसको पढ़ाना नहीं आता या ये गलत पढ़ाता है। हाँ थोड़े बहुत इश्यूज हो सकते हैं, वो इश्यूज हम सॉल्व कर लेंगे, बट यस हमारा मकसद एक ही है कि हमें अच्छे से पढ़ना है। और तुम ये सोचो बेटा अगर कि हर क्लास बिल्कुल एकदम मक्खन हो जाएगी, हर क्लास एकदम इजी इजी टॉपिक्स होंगे, बिल्कुल हल्के हल्के सवाल होंगे, तो यार देखो ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमें एक ही चैप्टर विलियन पूरे साल तो नहीं पढ़ना। अगर पूरे साल मुझे 50 लेक्चर विलियन के मिलते तो मैं पहले 10 लेक्चर बिल्कुल हल्के सवाल करवाता कि ये वैल्यू ये डालो, ये वैल्यू ये डालो। मुझे 7-8 लेक्चर में चैप्टर भी निपटाना है, मुझे बेसिक भी पढ़ाना है, जेई मेंस भी पढ़ाना है, जेई एडवांस भी पढ़ाना है, तो थोड़ा बहुत तो तुम लोगों को भी मेरे साथ हार्डवर्क करना पड़ेगा। अगर तुम सिर्फ क्लास के भरोसे बैठोगे कि सब हो जाए तो नहीं होगा यार। ठीक है कृष्णा बेटा और बाकी सारे बच्चे, चलिए आइए, यस ध्यान से देखें, आइए भाई ध्यान से देखें, बिल्कुल सही से चीजों को समझते हैं, मेरा साथ देना, बट तुम भी मेहनत करो यार साथ साथ, क्योंकि देखो काम तुम्हारी मेहनत से ही बनने वाला है ना। आइए भाई शुरू करें, शुरू करें, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम करेंगे चैट को ऑफ किया, क्योंकि फिर तुम चैट में बातें करते हो तो वो चीज मुझे नहीं करनी। हम टॉपिक को पढ़ने की कोशिश करते हैं ध्यान से और शुरू करते हैं, प्लीज ध्यान से देखिएगा। एक सेकंड रुकिए। हमारा लेक्चर नंबर है 6। ओके आइए जी, बच्चे कह रहे थे वाष्पशील अवाष्पशील पहचानने में दिक्कत है, तो हम वहीं से आज की क्लास शुरू करेंगे। हम बात करेंगे राउल्ट नियम का केस 2। हम बात करेंगे राउल्ट नियम का केस 2, उसके बाद हम जाएंगे अणु संख्या गुणधर्म पर। ठीक है बेटा, उसके बाद हम कहा जाएंगे, अणु संख्या गुणधर्म, इसे इंग्लिश में कहते हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। राउल्ट नियम का केस 2 और उसके बाद आता है अणु संख्या गुणधर्म, और इस पे आएगी प्रैक्टिस, उस पे आएगी प्रैक्टिस। ठीक है, अच्छी बात है। आइए जी शुरू करते हैं, ध्यान से देखते हैं क्या चीजें हैं, कैसे चीजें हैं, कैसे करनी है। ये ग्राफ्स वगैरह तो अपन कल पढ़ चुके हैं, तो इनको तो मैं हटा देता हूं। हम आके टॉपिक शुरू करते हैं सीधा। ध्यान से सुनिएगा बेटा, राउल्ट का नियम क्या था? राउल्ट का नियम ये कहता है कि किसी भी विलयन में दो कंपोनेंट होते हैं। किसी भी विलयन में बेटा दो घटक होते हैं, एक विलेय होता है, एक विलायक होता है। किसी भी विलयन में बेटा दो घटक होते हैं, एक विलेय होता है, एक विलायक होता है।
अगर एक विलेय होता है और एक विलायक होता है तो विलेय भी वाष्पदाब लगा सकता है, विलायक भी वाष्पदाब लगा सकता है। तो हमें समझनी पड़ती है बातें। तो हम कहते हैं कि विलायक जो होता है, विलायक जो होता है वो सदैव वाष्पशील होता है। जो विलायक होता है वो हमेशा वाष्पशील होता है। हमेशा वाष्पशील से क्या मतलब है? मतलब हमेशा वाष्पदाब लगता ही है इसकी वजह से। ये हमेशा वाष्पित होगा, इसकी वजह से वाष्पदाब हमेशा लगेगा। अगर मैं बात करूं विलेय के बारे में, अगर मैं बात करूं विलेय के बारे में, तो विलेय हमारे पास दो तरीके के होते हैं। विलेय हमारे पास दो तरीके के होते हैं। एक होता है वाष्पशील, एक होता है अवाष्पशील। विलेय होता है वाष्पशील, एक होता है अवाष्पशील। प्लीज ध्यान से समझे, विलायक जो है वो हमेशा वाष्पशील है, इसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और विलेय जो है वो दो तरीके का हो सकता है, वाष्पशील भी हो सकता है, अवाष्पशील भी हो सकता है। कहने का मतलब जनरली जो द्रव होते हैं वो वाष्पशील होते हैं, और हम द्रव प्लस द्रव का विलय नहीं देख रहे थे अभी तक, तो विलायक हमेशा वाष्पशील है। तो जो द्रव होते हैं वो तो वाष्पशील होते हैं, पर बेटा जी जो ठोस पदार्थ होते हैं, जो ठोस पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं दोस्त? अवाष्पशील होते हैं। जो ठोस पदार्थ है वो क्या होते हैं? अवाष्पशील होते हैं। जैसे ग्लूकोज, यूरिया, सुक्रोज, KCl, NaCl, तुम्हें इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। K2SO4 को पानी में मिलाया गया, KCl को पानी में मिलाया गया, यूरिया को अल्कोहल में मिलाया गया, सुक्रोज को जल में मिलाया गया। तो जितने भी ठोस विलेय होते हैं वो सारे के सारे अवाष्पशील होते हैं, और जो द्रव होते हैं वो वाष्पशील होते हैं। यानी कि जो द्रव है उसका भी वाष्पदाब होगा, बट ठोस की वजह से कोई वाष्पदाब नहीं लगता, और विलायक हमेशा वाष्पशील होता ही है। यानी कि हम बोलेंगे विलायक का सदैव वाष्पदाब लगेगा, पर विलेय में केसेस हो सकते हैं। तो मैंने आपको दो तरीके के विलयन समझाए थे, मैंने आपको दो तरीके के विलयन समझाए थे। एक होता है द्रव प्लस द्रव का विलयन, प्लीज ध्यान से देखिए, एक होता है द्रव प्लस द्रव का विलयन, और एक होता है ठोस प्लस द्रव का विलयन। समझने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। एक होता है ठोस प्लस द्रव का विलयन, और एक होता है द्रव प्लस द्रव का विलयन। प्लीज ध्यान से देखिएगा। अगर मैं द्रव प्लस द्रव के विलयन की बात करता हूं तो विलेय भी आपका वाष्पशील है, विलायक भी आपका वाष्पशील है। पर अगर मैं यहां बात करता हूं तो विलायक आपका वाष्पशील है, विलेय आपका अवाष्पशील है। विलायक आपका वाष्पशील है, विलेय आपका अवाष्पशील है। जबकि यहां पे विलेय और विलायक दोनों ही क्या है? वाष्पशील। बेटा जी अगर दोनों वाष्पशील हैं तो राउल्ट का नियम यह कहता है कि विलेय या विलायक, विलेय या विलायक का वाष्पदाब, विलेय या विलायक का वाष्पदाब उसके मोल भिन्न के समानुपाती होगा, उसके विलयन में मोल भिन्न के समानुपाती होगा। उसके मोल भिन्न के समानुपाती होता है। अगर ऐसा है, मोल भिन्न के समानुपाती होता है, तो द्रव प्लस द्रव विलयन की अगर मैं बात करूं तो हमने क्या बोला? हमने बोला विलायक का जो वाष्पदाब है वो समानुपाती है XA के। ठीक है, विलायक का जो वाष्पदाब है वो समानुपाती है XA के। विलेय का जो वाष्पदाब है वो समानुपाती है XB के। यही तो कहते हैं हम, है ना? क्योंकि दोनों द्रव हैं तो दोनों ही वाष्पशील हैं, दोनों की वजह से वाष्पदाब लगता है। तो बेटा जब समानुपाती का चिन्ह हटता है ना तो क्या आता है? एक कांस्टेंट वैल्यू आता है, यहां आता है PA0, और यहां क्या आता है बेटा? PB0। प्लीज ध्यान से देखना, ऊपर वाला होता है XA PA0, नीचे वाला होता है XB PB0। अब सर ये PA0 और PB0 क्या है? तो बेटा PA0 आपका वाष्पदाब ही है। जब XA का मान 1 हो जाए
तुम देखो अगर x से 1 हो गया तो Pa और Pa नॉट बराबर हो जाएंगे, मतलब विलायक का वाष्प दाब, जब बीकर में केवल विलायक है तो उसका शुद्ध वाष्प दाब, और जब बीकर में केवल विलेय है तो उसका शुद्ध वाष्प दाब। समझ में आई बात? जब बीकर में केवल विलायक है तो उसका शुद्ध वाष्प दाब, जब बीकर में केवल विलेय है तो उसका शुद्ध वाष्प दाब। ये Pa नॉट और Pv नॉट है। तो हमने बोला विलयन का वाष्प दाब क्या होगा, विलयन का वाष्प दाब क्या होगा, XA Pa नॉट प्लस XB Pb नॉट, XA Pa नॉट प्लस XB Pb नॉट। ये क्या हो गया? विलयन का वाष्प दाब हो गया। ये क्या हो गया? विलयन का वाष्प दाब हो गया, XA Pa नॉट प्लस XB Pb नॉट। अगर ऐसा है तो ध्यान से देखें, XA Pa नॉट किसके बराबर है? YA इंटू PS, और XB Pb नॉट किसके बराबर है? YB इंटू PS। प्लीज ध्यान से देखें, XA Pa नॉट YA इंटू PS के बराबर है, XB Pb नॉट YB इंटू PS के बराबर है। ये YA YB एक नई बात आई थी, ये क्या थी आपको याद होगी, वाष्पित अवस्था में मूल भिन्न, कि भाई अगर आपका एक बीकर है उसमें विलेय भी वाष्पशील है, विलायक भी वाष्पशील है, तो दोनों ही चीजें वाष्पित होंगी, तो द्रवित अवस्था में तो मोल भिन्न XA XB होंगे और वाष्पित अवस्था में मोल भिन्न YA YB होंगे, क्योंकि वही चीजें वाष्पित भी होंगी, वही चीजें वाष्पित भी होंगी। बढ़िया बात है। आगे चलते हैं। ठोस प्लस द्रव का विलयन, ठोस प्लस द्रव का विलयन। मैंने बोला द्रव आपका विलायक है, ठोस आपका विलेय है, क्योंकि आप द्रवित विलयन ही पढ़ रहे हो। तो बेटा जी ऐसा है कि यहां पे क्या होगा, द्रव की वजह से तो कोई वाष्प दाब लगेगा, पर ठोस की वजह से कोई वाष्प दाब नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ठोस अवाष्पशील होता है। अगर ठोस अवाष्पशील होता है इसका मतलब उसका कोई वाष्प दाब नहीं होता। अगर उसका कोई वाष्प दाब नहीं होता तो आप देखें Pa को तो तुम कह दोगे XA Pa नॉट, पर जब Pb 0 ही हो गया तो Pb नॉट का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया, Pb नॉट का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। ध्यान से देखें, हमने बोला विलयन का जो कुल वाष्प दाब है, विलयन का जो कुल वाष्प दाब है ये किसके बराबर है? Pa प्लस Pb। विलयन का जो कुल वाष्प दाब है वो किसके बराबर होता है? Pa प्लस Pb, XA Pa नॉट प्लस XB Pb नॉट। XB Pb नॉट का मान 0 है, तो विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाएगा? XA Pa नॉट। विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाएगा? XA Pa नॉट। प्लीज आप ध्यान से समझने की कोशिश करिए, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। क्या मैं ये कहूं क्या, विलयन का वाष्प दाब आपका सिर्फ और सिर्फ किस पे निर्भर हो रहा है? XA Pa नॉट, केवल विलायक पर निर्भर हो रहा है। तो बेटा अगर इस चीज को मैं ऐसे लिखूं तो PS बाय Pa नॉट, और ये चीज किसके बराबर है? XA के। कह सकता हूं PS बाय Pa नॉट, ये चीज किसके बराबर है? XA के, है ना। जो XA क्या होता है? A है विलायक और B है विलेय, ये बात तो हमको पहले से ही पता है ना। ठीक है, अगर ये चीज है तो प्लीज गौर से देखना, प्लीज गौर से देखना। मैंने इस चीज को क्या बोला? मैंने बोला PS विलयन का वाष्प दाब अपॉन विलायक का शुद्ध वाष्प दाब। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? मैं ये लिख सकता हूं क्या, 1 माइनस XB, है ना। क्यों? क्योंकि XA प्लस XB का मान 1 होता है, XA प्लस XB का मान 1 होता है, तो XA का मान 1 माइनस XB हो सकता है ना। विलायक का मोल भिन्न प्लस विलेय का मोल भिन्न सम हमेशा 1 होता है। तो मैंने बोला विलायक के मोल भिन्न को 1 माइनस विलेय का मोल भिन्न भी तो बोल सकते हैं, बोल ही सकते हैं, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं XA प्लस XB 1 होता है, YA प्लस YB भी 1 होता है ना बेटा। अगर ये चीज समझ में आती है तो मैंने XA की जगह पे 1 माइनस XB लिख दिया। अगर ये कर दिया तो अब ध्यान से समझो, मैंने बोला XB को इधर ले आता हूं, इसको इधर ले आता हूं, तो हमारे पास XB का मतलब क्या हो जाएगा? 1 माइनस PS बाय Pa नॉट, 1 माइनस PS बाय Pa नॉट। अब मैंने क्या किया? मैंने लिया यहां पे LCM। अगर मैंने यहां पे LCM लिया तो भैया क्या होगा? यहां तो Pa नॉट आ गया, ये ऊपर भी चला गया, तो हमने बोला Pa नॉट माइनस PS
अपॉन पी ए नॉट, पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट, ये किसके बराबर है? एक्स बी के बराबर है, मतलब विलेय के मोल भिन्न के बराबर है। और ये जो एक्सप्रेशन आया है पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट, ये किसके बराबर है? विलेय के मोल भिन्न के बराबर आ गया, क्योंकि बी आपका विलेय होता है। तो बेटा ये भी आपका क्या होता है? ये भी आपका क्या होता है? ये भी आपका राउल्ट का नियम का ही फॉर्मूला है, पर ये केस 2 का फॉर्मूला है। ये केस 2 है और ये केस 1 था। इस पे तो हमने सवाल भी करे थे, हमने आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन सब कुछ पढ़ा था। ये है जो हमें आज डिस्कस करना था। यहां तक सब कुछ समझ में आया क्या? अगर आप कहें कि सर ये पी ए नॉट पी एस ये सब क्या है हमें बता दो, तो लो मैं तुमको दोबारा बता देता हूं, प्लीज ध्यान से देखो। मैंने बोला पी ए नॉट है विलायक का शुद्ध वाष्प दाब, पीएस है विलियन का वाष्प दाब, और एक्स बी है विलेय का मूल भिन्न। विलायक का शुद्ध वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब और विलेय का मूल भिन्न। समझ में आ रही है बात आपको? अगर ये सारी बातें समझ में आ रही हैं, अगर ये सारी बातें समझ में आ रही हैं, तो एक बात और समझ लो, जो हमने पहले पढ़ी हुई बात है, मैं रिपीट कर रहा हूं। बेटा अपन ने क्वथनांक बिंदु पढ़ा था क्या? तो जल का क्वथनांक बिंदु क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन। और बेटा क्वथनांक बिंदु की डेफिनेशन क्या थी? क्वथनांक बिंदु ऐसा ताप है जब पदार्थ का जो वाष्प दाब है वो बाहरी दाब के बराबर है। और बाहरी दाब क्या होता है? 1 एटीएम। बाहरी दाब क्या होता है? 1 एटीएम। हम ये मान के चलते हैं, यानी कि जब आपके पदार्थ का वाष्प दाब जो है वो 1 एटीएम के बराबर है, या फिर हम इसे कह दें 760 एमएमएचजी के बराबर है। बेटा ये सारी दाब की ना यूनिट होती है, या फिर 760 टॉर के बराबर है। तो जब ये वाष्प दाब है उस पर आपके पदार्थ के लिए क्वथनांक बिंदु क्या होता है? 373 केल्विन। तो अगर आपको कभी बोले कि 373 केल्विन पे रिएक्शन हो रही है, तो आपको समझ आ जाएगा कि विलायक का वाष्प दाब कितना है? 1 एटीएम। अब 1 एटीएम को एमएमएचजी में लिखना है तो 760 लिख दो, टॉर में लिखना है तो 760 लिख दो, नहीं तो 1 एटीएम रहने दो। है ना? ये बात समझ में आती है? ये फॉर्मूला है हमारे पास में, वो सारी चीजें हमारे पास में। प्लीज मुझे बताओ बेटा, मैंने एक एक लाइन बहुत मन से धीरे धीरे आराम से समझाई है, समझ में आई थी क्या बात? यस। हमने ये बात भी करी थी, हमने ये भी बात करी थी कि ठोस के आने की वजह से क्या हुआ है, कैसे हुआ, इस पर भी मैं बात करूंगा। बट अभी मैंने सिर्फ फॉर्मूले की बात करी है। फॉर्मूला समझ में आया क्या? यस। फॉर्मूला समझ में आया क्या? हाँ जी। हाँ जी। ये सारे फॉर्मूले बताए अभी मैं इसको फील भी करवाऊंगा आपको डायग्राम से भी, कि क्यों ऐसा हो रहा है कि वाष्प दाब केवल विलायक पे निर्भर है, और इस फॉर्मूले का मतलब क्या है उसको समझेंगे। पर अभी हमने सिर्फ फॉर्मूला समझा है कैसे निकाला। ठीक है, बढ़िया। अगर ये सब कुछ क्लियर है तो चलिए आइए बिना टाइम वेस्ट करे, क्योंकि हमने आज बातों में ऑलरेडी काफी टाइम लगा दिया, तो हम वापस चलते हैं अब इसको डायग्राम पे सोचने के लिए। हम चलते हैं इसको डायग्राम पे सोचने के लिए। प्लीज ध्यान से देखो बेटा, मैंने बोला कि शुरुआत में तुम्हारे पास एक विलायक था। समझो ध्यान से मेरी बात, शुरुआत में तुम्हारे पास एक विलायक था, इस बीकर के अंदर केवल विलायक है। ये देखो, आपके पास बीकर में केवल विलायक है, और विलायक क्या है? वाष्पशील।
है ना। आपके पास बीकर में केवल विलायक है, और विलायक क्या है? वाष्पशील। बेटा जी अगर बीकर में शुरुआत में केवल विलायक है, मैंने विलायक में अभी तक विलेय भी नहीं मिलाया, मैंने विलायक में अभी तक विलेय भी नहीं मिलाया, तो हम क्या कहेंगे? इस बीकर में क्या 100% विलायक है? केवल विलायक है। तो बेटा अगर मैं मोल भिन्न बोलूं तो मोल भिन्न क्या होता है? मोल अपॉन टोटल मोल। तो मोल अपॉन टोटल मोल क्या होगा? विलायक के मोल अपॉन टोटल मोल भी विलायक ही है खाली। यानी कि यहां पे मोल भिन्न विलायक का क्या होगा? 1, क्योंकि विलेय है ही नहीं भाई, विलेय है ही नहीं यार, सिर्फ विलायक है। और विलायक कैसा होता है? वाष्पशील होता है। यानी कि विलायक के सारे कण जो हैं वो वाष्पित होके वाष्पदाब लगाएंगे, विलायक के सारे कण जो हैं वो वाष्पित होके वाष्पदाब लगाएंगे। यानी कि बेटा जी अगर आप विलायक को ए से रिप्रेजेंट कर रहे हो तो इस बीकर के अंदर विलायक का वाष्पदाब जो है वो क्या होगा? पी नॉट ए, क्योंकि सिर्फ विलायक है, यानी कि सिर्फ शुद्ध वाष्पदाब विलायक का होगा, सिर्फ शुद्ध वाष्पदाब विलायक का होगा। अभी तक मैंने ठोस नहीं मिलाया, सिर्फ विलायक है, वाष्पशील विलायक है। जैसे ही मैंने इसके अंदर ठोस मिलाया, जैसे ही मैंने इसके अंदर ठोस मिलाया, जैसे ही मैंने इसके अंदर ठोस मिलाया, ठीक है जी। अगर मैंने ठोस मिलाने के बारे में सोचा तो मैंने क्या किया, प्लीज ध्यान से देखिए। मैंने कहा यही बीकर है मेरे पास, यही बीकर है मेरे पास, और इसके अंदर अब मैंने क्या किया है? विलायक तो मेरे पास ऑलरेडी था, बट अब मैंने इसमें ठोस मिला दिया है। ठोस मिलाया और विलयन बनाया, क्योंकि अब आप ये समझ लो नमक प्लस पानी का मिक्सचर है। तो बेटा जी क्या होगा? अब जब ठोस इसमें आके मिलेगा तो ऐसा तो है नहीं हर जगह विलायक ही रहेगा, अब तो कुछ कुछ जगहों पे विलेय भी आके बैठेंगे। ये चीज है। ये लो भाई, बीच बीच में मैंने विलेय के कण भी बिठा दिए। ये है सीन। अब बेटा जी यहां पे आप समझो, ये है विलेय जो मैंने बाहर से अभी ऐड करा है, और ये है विलायक। ठीक है, ऑरेंज वाला विलेय है, ग्रीन वाला विलायक है। अगर ऐसा है तो प्लीज ध्यान से समझे, अब प्लीज ध्यान से समझे। बेटा जी अब क्या होगा? पहले सतह पर केवल विलायक के कण थे और हर कण वाष्पित हो रहा था और वाष्पदाब लग रहा था, पर अब जब मैंने ठोस मिलाया तो बेटा ठोस तो अवाष्पशील है, ठोस तो भाई क्या है? अवाष्पशील है, उसकी वजह से वाष्पदाब लगना ही नहीं है। अगर उसकी वजह से वाष्पदाब लगना ही नहीं है तो अब वाष्पदाब विलायक के कणों का लगेगा। तो ये लग गया, ये लग गया, ये लग गया, ये लग गया। ये जो बीच बीच की जो जगहें हैं, ये जो जहां जहां पे विलेय के कण बैठे हैं, क्या वहां कोई वाष्पदाब लग पाएगा? नहीं लग पाएगा। बीच बीच में जो जगहें हैं, क्या यहां से कोई वाष्पदाब लग पाएगा? नहीं लग पाएगा भाई। अगर इनसे कोई वाष्पदाब नहीं लग पाएगा, पहले सभी कणों से वाष्पदाब लग रहा था, अब बीच बीच में कुछ कणों से वाष्पदाब लग रहा है, इस बात का क्या मतलब है? पहले सभी कणों से वाष्पदाब लग रहा था, अब बीच बीच में कुछ कणों से वाष्पदाब लग रहा है, इस बात का क्या मतलब है? इस बात का यह मतलब है कि जैसे ही किसी वाष्पशील विलायक के अंदर मैंने अवाष्पशील विलेय मिलाया, जैसे ही किसी वाष्पशील विलायक के अंदर मैंने अवाष्पशील विलेय मिलाया, मेरे विलयन का वाष्पदाब घट गया। दिख ही रहा है, दिख ही रहा है। जैसे ही इसमें ये मिला वाष्पदाब घट गया। तो हमने इस लाइन को लिखा, हमने इस लाइन को लिख के देखा, हमने कहा जब भी किसी वाष्पशील विलायक में, प्लीज ध्यान से देखिएगा, जब भी किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है,
जब भी किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील मिलाया जाता है, अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है, तो विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब विलायक के कंपैरिजन में घटता है। विलयन का वाष्प दाब विलायक के कंपैरिजन में घटता है ना? अब वो दिख रहा है कितना घटता है। हम कहते हैं इसे वाष्प दाब में, इसे वाष्प दाब में अवनमन कहा जाता है। इसे वाष्प दाब में अवनमन कहा जाता है। इसे वाष्प दाब में अवनमन कहा जाता है। प्लीज गौर से देखिए, प्लीज ध्यान से देखें। हम बोलते हैं वाष्प दाब में अवनमन, ये किसके बराबर है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब। प्लीज ध्यान से देखें, क्योंकि इसके कंपैरिजन में वाष्प दाब घट गया। इतनी बात समझ में आई क्या? प्लीज मुझे बताइए, सिंसियरली बताइए, बेसिक से समझ में आई क्या? कोई दिक्कत है तो बताओ। आंचल सिंह, वीरेंद्र प्रजापति, कृष्णा और जितने भी बच्चे यहां बैठे हैं, रिहान सैफी, अतुल पांडे, अन्नू, प्लीज मुझे बताएं, क्या ये बातें समझ में आई क्या? अवनमन का मतलब होता है कमी, बस एक टेक्निकल टर्म है जो मैंने यूज किया है। अवनमन का मतलब होता है कमी, एक टेक्निकल टर्म है जो मैंने यूज किया है। देखिए ध्यान से, प्लीज बताएं, मजा आया? प्लीज बताएं भाई जल्दी से। हाँ भाई, क्लियर है? थोड़ी थोड़ी दोस्ती हो रही है हमारी, बढ़िया। अब ये दोस्ती शुरू हुई है तो ये दोस्ती के लिए मर मिटेंगे हम। यस, दोस्त बन के रहना है भाई, दुश्मन बन के नहीं रहना। दिक्कत है बस बताओ, दिक्कत बताओगे समाधान आएगा, दिक्कत बताओगे समाधान आएगा, ठीक है? यस, यस, ठीक है क्या बेटा? बढ़िया बढ़िया। देखो इंग्लिश नहीं लिखी जाएगी ज्यादा, क्योंकि हिंदी बैच है तो हिंदी में चलेगा। ओके, अवनमन का मतलब मैंने बताया था, ऋतिक रोशन सुनता ही नहीं है भाई तू है। अवनमन का मतलब क्या बताया था मैंने कहा था कमी आना। कमी के लिए एक टेक्निकल वर्ड है अवनमन, है ना? कमी के लिए एक टेक्निकल वर्ड है अवनमन। यस हर्ष बेटा, उसके लिए आपको क्लास में जाना पड़ेगा। पिछली क्लास में हमने, पिछली से पिछली क्लास में हमने सीखा था ये, ठीक है? चलिए ओके, आगे बढ़े। चलो ठीक है जी। अगर ये बात समझ में आती है अवनमन, तो बेटा जी अवनमन का मतलब क्या है? अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूं, अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूं तो ध्यान से देखिएगा। हमने बोला पी नॉट ए माइनस पी एस। पी एस क्या होगा? एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट। बट आपको ये बात समझ में आएगी कि क्योंकि विलेय आपका अवाष्पशील है तो ये चीज क्या हो गई? जीरो। विलेय आपका अवाष्पशील है तो एक्स बी पी बी नॉट वाला पार्ट तो जीरो हो गया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इस चीज को सिर्फ खोल के लिखा है। और जैसे इस चीज को खोल के लिखा, आप प्लीज ध्यान से देखें, इस चीज की वैल्यू ये आ रही है कि पी नॉट ए माइनस एक्स ए पी ए नॉट। तो अगर हमने पी नॉट ए कॉमन ले लिया, इंटू वन माइनस एक्स ए कर दिया, तो वन माइनस एक्स ए का मतलब होता है एक्स बी। तो ये बन गया एक्स बी पी ए नॉट। ये क्या बन गया? एक्स बी पी ए नॉट। तो हमने बोला आपका एक्सप्रेशन बन गया है
पी नॉट ए माइनस पी एस ये बराबर है एक्स बी पी ए नॉट। पी नॉट ए माइनस पी एस ये बराबर है एक्स बी पी ए नॉट। तो हमने बोला पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए ये चीज किसके बराबर है, एक्स बी के, क्योंकि इस चीज की वैल्यू ये आई है, देखो इस चीज की वैल्यू ये आई है। तो ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ मैंने आपको वो दिखा दिया। ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ मैंने आपको वो दिखा दिया कि अब ये पी ए नॉट नीचे आ गया, ये चीज बराबर हो गई एक्स बी के। और 1 माइनस एक्स ए को एक्स बी लिखा, ये तो मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं। यस ठीक है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट हो गया एक्स बी के बराबर। सही है ना बेटा, बढ़िया। अब ये जो है बेटा, ये तो था वाष्प दाब में अवनमन, ये तो था वाष्प दाब में अवनमन, पर ये क्या है, वाष्प दाब में अवनमन अपॉन विलायक का वाष्प दाब। मतलब मैं ये कह सकता हूं क्या कि विलायक की अपेक्षा में, विलायक की सापेक्ष में ये अवनमन है। तो बेटा इसे कहा जाता है, क्योंकि ये किसी के अपॉन में है, विलायक के रिस्पेक्ट में है, तो इसे कहा जाता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ये चीज अभी काम आने वाली है थोड़ी देर में, बट अभी मैं पहले इस पे सवाल करूंगा। अब ये क्या बना, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। आपेक्षिक क्यों, क्योंकि हमने इसको विलायक के सापेक्ष में लिया है। वो डायरेक्ट था, इसको जब विलायक के सापेक्ष में लिया तो ये आया। तो कोई आपको कहे कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, तो बेटा जी कुछ नहीं, विलेय के मोल भिन्न के बराबर होता है। विलेय का मोल भिन्न होता है। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन जो है वो विलेय का मोल भिन्न है। दैट्स इट। समझ में आ रही है बात, क्लियर है, पक्का डन है, बताओ भाई। ठीक है जी, अगर ये चीज समझ में आ रही है, अगर ये बात सबको क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं, इस पे क्वेश्चन करके देखते हैं, क्योंकि हमने थ्योरी तो अच्छे से समझ ली। अब हम करते हैं इस पे सवाल। अगर हम इस पे सवाल करें तो एक एक सवाल ध्यान से देखिएगा। आइए एक एक सवाल ध्यान से देखिएगा। आइए क्या है पहला सवाल, सुनो ध्यान से। सवाल कह रहा है किसी अवाष्पशील विलेय का किसी अवाष्पशील विलेय का 0.5 ग्राम को किसी अवाष्पशील विलेय के 0.5 ग्राम को 39 ग्राम बेंजीन में किसी अवाष्पशील विलेय के 0.5 ग्राम को 39 ग्राम बेंजीन में घोला जाता है, जिस वजह से वाष्प दाब, जिस वजह से विलयन का वाष्प दाब, जिस वजह से विलयन का वाष्प दाब 650 mmHg से घटकर 640 mmHg होता है। साढ़े 600 mmHg से घटकर 640 mmHg हो जाता है। विलेय का मोलर भार कितना होगा, विलेय का मोलर भार कितना होगा। ऑप्शन नंबर ए 34 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी 94 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी 128 ग्राम, ऑप्शन नंबर डी 64 ग्राम। प्लीज इस सवाल को ध्यान से पढ़ें, प्लीज ध्यान से पढ़ें चीजों को, उसके बाद आगे बात करेंगे। यस प्लीज चीजों को ध्यान से देखिए, उसके बाद आगे बात करेंगे। मैं चाहता हूं 2 मिनट के लिए आप इस सवाल को ट्राई करें। मैं पोल नहीं चला रहा, क्योंकि पोल में बच्चे तुक्का मारते हैं, मैं बिल्कुल पोल के अगेंस्ट हो गया हूं।
मुझे पोल का मजा आता अगर बच्चे सिंसियरली सवाल करते, पर यहां बच्चे आंसर देने के लिए सवाल करते थे कि तुक्का मार देते हैं, भिड़ गया तो ठीक है, हमारा नाम आ जाए बस, कोई बात नहीं। 2 मिनट लो, ढंग से सवाल को पढ़ो। मैं आपको ये बता दूं, बेंजीन का जो मोलर भार है वो होता है 78 ग्राम पर मोल। वैसे तो ये आपको आना चाहिए, C6H6 इसका फॉर्मूला होता है, बट कोई बात नहीं, अभी मैंने बता दिया आपका समय बचाने के लिए। प्लीज सवाल को ठंडे दिमाग से सोचो। बेटा क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है, सारा गिवन डेटा एक जगह पे लिखो, सारा गिवन डेटा एक जगह पे लिखो, उसके बाद चीजें शुरू करो। सारा गिवन डेटा एक जगह पे लिखो, उसके बाद चीजें शुरू करो। यस। यस। चलो आओ डिस्कस करें। ठीक है, आइए। प्लीज ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे, कैसे करेंगे। इस सवाल को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, इस सवाल को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। किसी अवाष्पशील विलेय के 0.5 ग्राम को, विलेय होता है बी, 0.5 ग्राम को 39 ग्राम बेंजीन में घोला जाता है। विलायक का भार है 39 ग्राम। अच्छा, जिस वजह से विलयन का वाष्प दाब 650 mmHg से घटकर 640 mmHg हो जाता है। इसका मतलब समझो, मतलब पहले केवल विलायक था, विलायक का वाष्प दाब ये था, जैसे ही मैंने उसमें विलेय मिलाया उसका वाष्प दाब घट गया ये, क्योंकि हमें पता है कि अवाष्पशील विलेय मिलाने से वाष्प दाब में अवनमन होता है, कमी आती है 650 से 640। मतलब आपको शुद्ध विलायक का वाष्प दाब पहले दिया हुआ था 650 mmHg, बट जैसे ही मैंने उसमें विलेय मिलाया मेरे विलयन का वाष्प दाब घटके हो गया 640 mmHg। लाइन बाय लाइन समझ रहे हैं हम। हमें बताना है विलेय का मोलर भार क्या होगा। जब हमको यह पता है कि विलायक का मोलर भार है 78 ग्राम पर मोल, विलायक का मोलर भार है 78 ग्राम पर मोल, अगर ये चीज है हमारे पास में, तो ध्यान से देखिएगा हम क्या करेंगे। हमने कहा ठीक है भैया वाष्पशील विलेय का केस है, तो हमें तो एक ही फॉर्मूला पता चला है आज ही, और वो फॉर्मूला है ये, विलेय का मूल भिन्न। तो ये चीज किसके बराबर है, विलेय के मूल अपॉन टोटल मूल, है ना जी। देखें ध्यान से, ध्यान से देखें। हमने बोला पी नॉट ए है 650 माइनस पी एस है 640 डिवाइडेड बाय पी नॉट ए है 650 इज इक्वल टू विलेय के मूल। विलेय के मूल क्या होते हैं, दिया गया भार अपॉन मोलर भार, यानी कि 0.5 अपॉन एक्स अपॉन ये क्या हो गया 0.5 अपॉन एक्स प्लस विलायक के मूल, दिया गया भार अपॉन मोलर भार 39 अपॉन 78। सही है जी, बढ़िया।
अगर ये समझ में आता है तो आइए अगली लाइन पे चलते हैं। प्लीज ध्यान से देखिए, 650 माइनस 640 ये हो गया 10 अपॉन 650। ये चीज किसके बराबर है? 0.5 अपॉन एक्स अपॉन 0.5 अपॉन एक्स प्लस 0.5। ठीक है, 1/2 को मैंने 0.5 बोल दिया। 39/78 इसे काटोगे 39 1 जा 39 2 जा। अब आप ध्यान से देखिए मैंने क्या किया, मैंने बोला ये हो गया 1/65, ये हो गया 0.5 अपॉन एक्स, और ये नीचे वाला हो गया 0.5 कॉमन 1/x प्लस 1। 0.5 से 0.5 कैंसिल, तो 1/65 किसके बराबर हो गया? 1/x टाइम 1/x प्लस 1। देखो भाई, अब इसका अगर मैं एलसीएम ले लेता हूं, कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, ये हो जाएगा 1/x इंटू एक्स प्लस 1, और ऊपर हो गया x, x से x कैंसिल, वैल्यू हो गई 1 अपॉन एक्स प्लस 1। अब आप गौर से देखें, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस 1 का मान है 65 के बराबर, तो x का मान है 64 के बराबर। अगर x का मान है 64 के बराबर, तो हमने बोला विलेय का मोलर भार जो है वो क्या होता है? 64 ग्राम प्रति मोल। यूनिट तो यही होती है, तो विलेय का मोलर भार क्या आ गया? 64 ग्राम। ठीक है जी, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने, 64 ग्राम प्रति मोल। प्लीज गौर से देखें, कोई दिक्कत है तो बताएं। पहला क्वेश्चन था, मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया, कोई भी गड़बड़ आ रही है तो बताइए। आंसर आएगा डी ऑप्शन, आंसर आएगा डी ऑप्शन। प्लीज देखें भाई, कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी है तो बताएं। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई क्या अपने से? यस, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है क्या? नहीं भाई, 64 ही है आंसर। तो देखिए ध्यान से, जो बच्चे ए आंसर कर रहे हैं वो प्लीज ध्यान से देखें, आंसर ए नहीं होगा, आंसर डी होगा। प्लीज गौर से देखिए, प्लीज गौर से देखिए। थोड़ा पानी पिया जाए, गले को आराम दिया जाए। प्लीज ध्यान से देखें भाई। यस, आंसर क्या हो गया? डी ऑप्शन। आंसर क्या हो गया? डी ऑप्शन। बढ़िया है, चलिए बहुत अच्छी बात है भाई, सही है। अगर यहां तक सब कुछ ठीक है, 0.5x बेटा मोल कैसे लिखते हैं? दिया गया भार अपॉन मोलर भार, और विलायक का भार 39 दिया हुआ है, मोलर भार 78 है, तो 39/78। जय त्रिपाठी ध्यान से सुनो, सही है। रोशन सैनी समझ में आया क्या? ओके, बढ़िया। तो ये विलेय के मोल अपॉन ये टोटल मोल, विलेय प्लस विलायक, 39/78। हाँ जी, Na/Nb पढ़ेंगे अभिषेक बेटा, अभी हम उस पर आए नहीं है ना, अभी रुक जा। ओके, उसको पढ़ेंगे जब अणु संख्या गुणधर्म देखेंगे, अभी नहीं। ओके, ये पहला सवाल क्लियर है ना? बढ़िया बात। आइए आगे चलते हैं, आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं, ध्यान से सुनिएगा अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा अगला सवाल क्या कह रहा है। पहले भाई मैं सवाल लिखूंगा, 2 मिनट आपको ट्राई करने के लिए दूंगा, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। प्लीज गौर से देखें, सवाल क्या कह रहा है। यदि 373 केल्विन पर, यदि 373 केल्विन पर ग्लूकोज के जलीय विलयन का यदि 373 केल्विन पर ग्लूकोज के जलीय विलयन का वाष्प दाब, ग्लूकोज के जलीय विलयन का वाष्प दाब 750 mmHg हो, ग्लूकोज के जलीय विलयन का वाष्प दाब 750 mmHg है,
तो विलियन में ग्लूकोज का मोल भिन्न कैसा होगा? यस, है ना? ठीक है जी। अगर ये होगा, ऑप्शंस देखिएगा, आपको मैं ग्लूकोज का मोलर भार बता देता हूं। ये ऑप्शंस देखिए, पहला ऑप्शन 1/10, दूसरा ऑप्शन 1/7.6, तीसरा ऑप्शन 1/35, आखिरी ऑप्शन 1/76। दो मिनट लीजिए, सवाल को ढंग से समझिए। 2 मिनट लीजिए, सवाल को ढंग से समझिए, और फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। 2 मिनट लीजिए, सवाल को ढंग से समझिए, और फिर इसको डिस्कस करते हैं। हाँ जी, करेंगे डिस्कस। चलिए आइए, ध्यान से सुनिए बेटा, कैसे करेंगे ये वाला क्वेश्चन। बिल्कुल आराम आराम से सुनो। हमें कहा है ग्लूकोज का जलीय विलयन है। जलीय विलयन से मतलब होता है विलायक है जल। तो हमारा विलयन क्या है? हमारा विलयन क्या है? ग्लूकोज प्लस H2O। समझे बात को ध्यान से, ग्लूकोज प्लस H2O ये विलयन है। अब ग्लूकोज एक ठोस है तो आपको समझ में आता है अवाष्पशील विलय है। जल आपका ऑब्वियसली वाष्पशील होता है। अब डेटा क्या क्या दिया है? विलयन का वाष्प दाब 750 mmHg है, मतलब पीएस का मान है 750 mmHg। ओके, विलयन में ग्लूकोज का मोल भिन्न कितना होगा, कैसा होगा? तो बेटा जी मुझे बताना है ये। बेटा मुझे विलायक का वाष्प दाब पता है क्या शुद्ध? क्या मैं ये निकाल सकता हूं क्या? हाँ, कैसे? बेटा टेम्परेचर देखो ना, 373 केल्विन। क्या 373 केल्विन जल का क्वथनांक होता है? और जब जल अपने क्वथनांक पे होता है तो वाष्प दाब कितना होता है बेटा? 180 m। ये बात मैंने आपको लिखवाई थी। जब जल अपने क्वथनांक पे होता है तो वाष्प दाब कितना होता है जल का? 180 m। अगर mmHg में लिखना है तो 760, अगर टॉर में लिखना है तो 760। तो हमें 373 उसने इसीलिए लिख के दिया है और जलीय विलयन बताया है ताकि जल का वाष्प दाब आप अपने आप से गैस कर सको
कि वो ये है। जल का वाष्प दाब आप अपने आप से गैस कर सको कि ये है ना। अगर ये समझ में आता है, अगर ये समझ में आता है तो ध्यान से देखिए, पी नॉट समझ में आया, पीएस समझ में आया, ग्लूकोज का मोल भिन्न निकालना है। तो अब हम क्या कर देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। ये चीज किसके बराबर, ग्लूकोज के मोल भिन्न के बराबर, है ना। अगर ये चीज ग्लूकोज के मोल भिन्न के बराबर, तो समझने की कोशिश करें, पी नॉट का मान है 760 माइनस पीएस का मान है 750 अपॉन पी नॉट का मान है 760, और ये चीज किसके बराबर है, विलेय के मोल भिन्न के। तो यह तो गया ग्लूकोज का मोल भिन्न, यही तो करना था। तो बेटा जी 10 अपॉन 760 यानी कि 1/76 नजर आ रहा है तो मुझे, यानी कि आंसर क्या हो गया, 1/76। और अगर आंसर हो गया 1/76 तो करेक्ट आंसर हो गया डी ऑप्शन। करेक्ट आंसर क्या हो गया, डी ऑप्शन, है ना। 1/76 करेक्ट आंसर हो गया डी ऑप्शन। प्लीज ध्यान से देखें। तो अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, तो आइए भैया जनता से पूछें, कोई गड़बड़, कोई परेशानी, कोई दिक्कत है क्या? यस, यहां तक सब ठीक है क्या? यहां तक सब ठीक है क्या? हो रहे हैं सवाल? समझ में आ रहा है सवाल कैसे करते हैं? समझ में आ रहा है कैसे आंसर निकालते हैं? यस, हाँ जी। बेटा 760 का अभी अभी रीजन बताया, अब तुम सुनोगे नहीं बात, तो तुम सोचो ये मास्टर की गलती है, तो ये तो मास्टर की गलती नहीं है, ये तो तुम्हारी गलती है। तुम सुन ही नहीं रहे हो, मतलब क्लास की बातें, अभी अभी बताई हुई बातें। हाँ जी, यस, हाँ भाई, सही है ना। आइए भाई अगला सवाल। आइए भाई अगला सवाल। प्रिंस सिंह बेटा एक ही फॉर्मूला आज सिखाया है, उसी पे सारे सवाल चल रहे हैं, अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो फिर कैसे समझ में आएगा यार। ये तो एनसीईआरटी लेवल सवाल है, दोनों सवाल एनसीईआरटी के हैं। अब मैं आ रहा हूं जेई के सवाल पे, ये दोनों एनसीईआरटी के सवाल है। अब हम चलते हैं जेई के सवाल पे, प्लीज देखें ध्यान से। जेई लेवल का एक सवाल करते हैं, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन कह रहा है, किसी अवाष्पशील विलेय, किसी अवाष्पशील विलेय बी को, किसी अवाष्पशील विलेय बी को वाष्पशील विलायक ए में मिलाने पर वाष्पशील विलायक ए में मिलाने पर यदि विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब का 95% होता है, यदि विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब का 90% होता है, एवं एवं विलायक का मोल भिन्न, विलायक का मोलर भार, सॉरी, एवं विलायक का मोलर भार विलेय के मोलर भार का विलायक का मोलर भार विलेय के मोलर भार का 0.5
0.3 गुना होता है, तो विलायक एवं विलेय के भार का अनुपात कितना होगा? विलायक एवं विलेय के भार का अनुपात कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए 0.15, ऑप्शन नंबर बी 5.7, ऑप्शन नंबर सी 0.2, ऑप्शन नंबर डी नन। ठीक है जी, ये है। प्लीज सवाल को ढंग से पढ़ें, समझें और ट्राई करें। आपके पास 3 मिनट का समय है, आपके पास 3 मिनट का समय है। सवाल को पढ़ें ढंग से और ट्राई करें, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। सवाल को पढ़ें और ट्राई करें, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। हाँ जी, करे भाई करे, ट्राई करें। ठीक है जी, कैलकुलेशन हो सकती है थोड़ी ज्यादा, इसलिए मैंने आपको समय भी दिया है ना। आइए क्वेश्चन को समझते हैं, आइए भाई सवाल को समझते हैं। प्लीज ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे इस सवाल को। आइए भाई ढंग से बात करें, समझें चीजों को, एकदम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। किसी अवाष्पशील विलेय बी को वाष्पशील विलायक ए में मिलाया, तो हमने जो विलयन बनाया है वो है बी प्लस ए का। बी आपका विलेय है और ए आपका विलायक है। बी आपका विलेय है और ए आपका विलायक है। यदि विलयन का वाष्पदाब विलायक के वाष्पदाब का 95% होता है, यदि विलयन का वाष्पदाब विलायक के वाष्पदाब का 95% होता है ना जी, एवं विलायक का मोलर भार विलेय के मोलर भार का 0.3 गुना है, विलायक का मोलर भार विलेय के मोलर भार का 0.3 गुना है, तो विलायक एवं विलेय के भार का अनुपात बताएं। WA/WB हमें कैलकुलेट करना है, WA/WB हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, ध्यान से देखें, ध्यान से देखें, ये सेटअप है मेरे पास। अब अवाष्पशील विलेय लिखा हुआ है सवाल में, तो प्रिंस सिंह बेटा ये मत कहना कि फॉर्मूला कौन सा लगाऊं समझ नहीं आ रहा, क्योंकि फॉर्मूला तो मैं बता चुका।
अगर ऐसा है तो ध्यान से देखिए, हम क्या बोलेंगे, फॉर्मूला तो भैया यही है कि पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, ये चीज किसके बराबर है, विलेय के मोल भिन्न के, यही होता है फॉर्मूला तो, है ना। अगर ऐसा है तो बेटा जी ध्यान से देखें, पी नॉट ए एज इट इज लिख दिया मैंने, पी एस को लिख दिया 0.95 टाइम पी नॉट ए अपॉन नीचे लिख दिया पी नॉट ए, और ये चीज किसके बराबर है, मोल भिन्न के। मोल भिन्न क्या होता है, दिया गया भार अपॉन मोलर भार, तो हमने बोला डब्ल्यू बी अपॉन दिस अपॉन टोटल, ये बन गया ना। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं। अगर ऐसा है तो प्लीज ध्यान से देखिए हम क्या करेंगे अब, प्लीज ध्यान से देखिए हम क्या करेंगे अब। बेटा अगर आप गौर से देखें, अगर आप गौर से देखें तो एक दिमाग लगाएं क्या छोटा सा, एक दिमाग लगाएं क्या छोटा सा। तुम एक बात देखो, सवाल ने क्या बोला है, विलायक अपॉन विलेय के भार का अनुपात। देखो मैं आईआईटी वाला दिमाग चलवा रहा हूं, अब ये पूछा है, और अगर हम ऑप्शंस को देखें तो हद से हद मैक्सिमम वैल्यू हमें ये दिखाई दे रही है। अगर मैं इसका उल्टा भी करता हूं, यानी कि अगर मैं विलेय का भार अपॉन विलायक का भार लिखता हूं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये, और बाकी केसेस में तो और 1/0.15 1/0.2 ऐसा हो जाएगा, है ना। चलो कोई नहीं, मत लगाओ ये दिमाग, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर तुम कंफ्यूज हो जाते हो, कोई बात नहीं, इसमें थोड़ा समय लगेगा, अगली क्लास में सीखेंगे, अभी नॉर्मल करते हैं। अगर ये समझ में आता है तो ये वाली साइड सॉल्व होगी, क्या बनेगी, यहां ऊपर पी ए नॉट कॉमन ले लेते हैं, अगर ऊपर पी ए नॉट कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाएगा 1 माइनस 0.95 डिवाइडेड बाय पी ए नॉट है ही, तो पी ए नॉट कैंसिल, 1 माइनस 0.95 ये क्या हो जाएगा 0.05। प्लीज देखें ये वैल्यू सॉल्व हो जाएगी 0.05, है ना। अच्छी बात, ये 0.05 उसको उसके बराबर करते हैं। तो प्लीज ध्यान से देखें, हमने बोला विलेय का भार अपॉन मोलर भार अपॉन विलायक का भार अपॉन मोलर भार प्लस विलेय का भार अपॉन मोलर भार, ये चीज क्या हो जाएगी 0.05, ये चीज क्या हो जाएगी 0.05। अगर ये चीज 0.05 हो जाएगी तो हम इस चीज को सही से लिखते हैं यहां पे, ये, है ना, ये चीज 0.05 टाइम्स है। प्लीज देखें उधर, अगर ये चीज है तो गौर से देखें, हमने बोला दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू 0.05 डब्ल्यू ए अपॉन ए का मोलर भार प्लस 0.05 डब्ल्यू बी अपॉन बी का मोलर भार। अगर ये है तो इस चीज को मैं इधर ले आया, 1 माइनस 0.05 ये किसके बराबर है 0.05 डब्ल्यू ए अपॉन ए का मोलर भार। ये चीज समझ में आई क्या, है ना। अगर ये समझ में आया तो 1 माइनस 0.05 क्या होता है 0.95, 0.95 इंटू बी का भार अपॉन बी का मोलर भार, और ये चीज किसके बराबर है 0.05 इंटू ए का भार अपॉन ए का मोलर भार। अगर ये बातें हैं, हमें किसका रेशियो निकालना है, विलेय अपॉन विलायक के भार का, मतलब डब्ल्यू ए बाई डब्ल्यू बी। डब्ल्यू बी को इधर ले गए, बची हुई चीजें इधर ले आए, तो वैल्यू क्या बन गई 0.95 इंटू ए का मोलर भार डिवाइडेड बाय 0.05 इंटू बी का मोलर भार, और ये चीज किसके बराबर है डब्ल्यू ए बाई डब्ल्यू बी। प्लीज देखिए ध्यान से, है ना, ये हमें निकालना है। अब आप एक बात गौर से देखो, क्या मोलर भार में कोई रिलेशन पता है तुमको, ये रहा मोलर भार ए का 0.3 टाइम है मोलर भार बी के। तो बेटा जी ध्यान से देखना, यहां पे अगर मैं लिखूं ये वैल्यू, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0.95 इंटू ए का मोलर भार क्या है 0.3 टाइम है बी के मोलर भार के,
अपॉन अपॉन ये क्या हो जाएगा, ये है ना। अगर ऐसा है तो इससे ये कैंसिल, अगर ये दोनों आपस में कैंसिल तो बेटा जी रिलेशन क्या बन गया, 0.95 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाय 0.05। और अगर ऐसा है तो बेटा जी ये वैल्यू हो जाएगी, देखो 2 दशमलव से 2 दशमलव कैंसिल और ये हटेगा तो नीचे आएगा 10, तो वैल्यू हो जाएगी 95 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10। इससे ये कटेगा 19 टाइम, ये बन जाएगा 57/10। ये क्या हो जाएगा 5.7, ये क्या हो जाएगा 5.7। और अगर ये हो जाएगा 5.7 तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। प्लीज ध्यान से देखें, विलायक अपॉन विलेय का भार क्या हो जाएगा 5.7। प्लीज गौर से देखें और बताएं, प्लीज गौर से देखें और बताएं। प्लीज ध्यान से देखें और बताएं। हाँ जी, समझ में आया क्या बेटा? ठीक है जी, तो आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, है ना। ठीक, हमने कुछ नहीं किया भैया, हमने यहां पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सिर्फ बी बी वाले कॉमन पार्ट को एक जगह ले लिया, ए वाले को इधर रखा, दिस माइनस दिस, तो इसको मैंने कॉमन लेके लिख दिया, दैट्स इट। ठीक है, ये कैसे आया ऐसा धनराज साहनी, ये बेटा यार थोड़ा सा भी ट्विस्ट कर दो तो तुम परेशान हो जाते हो। देखो मैं लिख के दिखा रहा हूं, ये तो था ही, इस चीज को भी इधर ले आए, और इसे किसके बराबर कर दिया, सिर्फ इसके। अब यहां पे अगर मैं ये कॉमन ले लूं डब्ल्यू बी अपॉन एम एम बी, तो 1 माइनस 0.05 बन जाएगा क्या, है ना, और वो इसके बराबर हो गया। ठीक है, चलिए जी बढ़िया, चलो कोई नहीं, लिख दिया तो लिख दिया। यहां तक सबको सब कुछ समझ में आया भाई, सबको सब कुछ समझ में आया भाई, बढ़िया। अगर यहां तक सब कुछ समझ में आया तो आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं, और अगले टॉपिक का नाम है अणु संख्या गुणधर्म। अगले टॉपिक का नाम है अणु संख्या गुणधर्म। प्लीज समझने की कोशिश करें, ध्यान से देखें। अणु संख्या गुणधर्म, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज, अणु संख्या गुणधर्म, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज बेटा ये एक स्पेशल टॉपिक है जो किस पे आधारित है, जब भी आपका एक विलयन बनता है अवाष्पशील विलेय का विलायक के साथ, तो उसके लिए हम अणु संख्या गुणधर्म निकालते हैं। अणु संख्या गुणधर्म ऐसे गुणधर्म होते हैं जिनका मान केवल और केवल विलेय की मात्रा या विलेय के अमाउंट पर निर्भर करता है। ऐसे गुणधर्म जिनका मान, ध्यान से देखिएगा, ऐसे गुणधर्म जिनका मान ऐसे गुणधर्म जिनका मान केवल विलेय की मात्रा पर निर्भर करता है, ऐसे गुणधर्म जिनका मान केवल विलेय की मात्रा पर निर्भर करता है, विलेय के अमाउंट पर निर्भर करता है, केवल विलेय पर निर्भर करता है, वो क्या होते हैं, अणु संख्या गुणधर्म होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आइए एक एक करके बात करते हैं। पहला पॉइंट,
वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। अब सर ये तो सुना सुना सा टॉपिक है। अरे भैया आज की पूरी क्लास ही इस पे गई है। मतलब तुम सोचो, मैंने बिना हेडिंग डाले तुम्हें एक टॉपिक पढ़ा भी दिया। आज की पूरी क्लास इसी पे तो गई है, वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। ये जो सारा फॉर्मूला जो तुम लगा रहे हो बार बार, ये क्या है? ये वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन ही तो है। तो हाँ, जब भी ऐसे गुणधर्म जिनका मान केवल विलेय की मात्रा पर निर्भर करता है, और इसके अंदर आपने देखा है केवल विलेय के मोल भिन्न के ही तो बराबर होता है, केवल विलेय की मात्रा पर निर्भर करता है, इसलिए ये क्या है? अणु संख्या गुणधर्म है। ठीक है, पहला इसको इंग्लिश में कहते हैं बेटा, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसे इंग्लिश में कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और बेटा जी से शॉर्ट में हम लोग इसीलिए कह देते हैं RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसे इंग्लिश में शॉर्ट में क्या कह देते हैं? RLVP। बात समझ आई क्या? बढ़िया। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या है? क्वथनांक का उन्नयन। सेकंड पॉइंट क्या है? क्वथनांक का उन्नयन। क्या मतलब है क्वथनांक के उन्नयन का? इंग्लिश में कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और क्योंकि इसका नाम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, इसे शॉर्ट में कहा जाता है EBP। ठीक, थर्ड देखते हैं। थर्ड है हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन, इसे कहते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। इंग्लिश में कहते हैं DFP। और आखिरी चीज है परासरण दाब। परासरण दाब, इसे शॉर्ट में कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ध्यान से देखें, ये चार हमारे अणुसंख्या गुणधर्म है, बट ये चारों कब लागू होते हैं? तो ये भी लिख दें जरा कि अणुसंख्या गुणधर्म, अणुसंख्या गुणधर्म, अणुसंख्या गुणधर्म केवल, अणुसंख्या गुणधर्म केवल उन विलयनों पर लागू होते हैं जिनमें अवाष्पशील विलेय को, जिनमें अवाष्पशील विलेय को वाष्पशील विलायक में मिलाया जाता है, जिनमें अवाष्पशील विलेय को वाष्पशील विलायक में मिलाया जाता है। अवाष्पशील विलेय को वाष्पशील विलायकों में मिलाया जाता है। तो जब भी अवाष्पशील विलेय प्लस विलायक का केस होगा तो उनके लिए अणुसंख्या गुणधर्म लिखे जा सकते हैं। प्लीज ध्यान से देखें, कोई दिक्कत है तो बताएं। प्लीज ध्यान से देखें, कोई दिक्कत है तो बताएं। यस, प्लीज ध्यान से देखें, कोई दिक्कत है तो बताएं। हाँ जी भाई, एवरीबडी प्लीज ध्यान से देखें, कोई भी दिक्कत है तो बताएं। ठीक है क्या?
अब यार देखो, तुम्हें नहीं लगता ये पहले 2 पॉइंट तो तुमको ऑलरेडी समझ में आ रहे होंगे? भाई मैंने आपको एक बात बताई थी कि वाष्पदाब जो होता है वो क्वथनांक बिंदु के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमने इसको डिराइव भी किया था, समझा भी था एग्जाम्पल की हेल्प से, कि वाष्पदाब जो होता है वो क्वथनांक बिंदु के व्युत्क्रम होता है। वाष्पदाब क्वथनांक बिंदु का व्युत्क्रम होता है। अगर वाष्पदाब क्वथनांक बिंदु का व्युत्क्रम है, हिमांक पढ़ाऊंगा जब बताऊंगा बेटा, है ना, अगर वाष्पदाब क्वथनांक बिंदु का व्युत्क्रम है, तो ये तो आप आज की क्लास में पढ़ के ही आए हो कि जब भी अवाष्पशील विलेय को वाष्पशील विलायक में मिलाया जाता है तो वाष्पदाब में अवनमन आता है। तो बेटा अगर वाष्पदाब में अवनमन आ रहा है तो क्वथनांक में ऑब्वियसली क्या आएगा? उन्नयन आएगा, क्योंकि दोनों व्युत्क्रम है, एक कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा, है ना, एक कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा। तो अगर वाष्पदाब में अवनमन आएगा तो अंडरस्टूड है कि क्वथनांक में उन्नयन आएगा। अगर वाष्पदाब में अवनमन आएगा तो क्वथनांक में उन्नयन आएगा। राइट? ठीक है, बढ़िया। कोई दिक्कत है तो बताएं, कोई दिक्कत है तो बताएं, कोई समस्या है तो बताएं। यस, हाँ जी, सब क्लियर है क्या भाई? ठीक है, बढ़िया, ओके, बहुत सही। चलिए, अगर यहां तक सब कुछ क्लियर है, अगर यहां तक सब कुछ क्लियर है तो बेटा जी आज की क्लास यहीं रोकेंगे। पहला टॉपिक तो हमने पढ़ा हुआ है, हम कल की क्लास यहां से शुरू करेंगे और कल की क्लास में ये दोनों चीजें एक साथ कवर कर लेंगे और फिर उसके अगली क्लास में वो पढ़ेंगे और एक नई चीज पढ़ेंगे, वांट ऑफ गुणक, है ना। आप बस ये पढ़ के आना, आपने को ये रिवाइज करके आना है कि वाष्पदाब और क्वथनांक एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, है ना, एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। बात सही है क्या? बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए जी, तो आज की क्लास को यहीं रोका जाए, आज की क्लास को यहीं रोका जाए। जो आज डीपीपी मिलेगी, क्वेश्चन बने तो कर लेना, ना बने तो कोई नहीं, अगली क्लास तक के लिए छोड़ देना। क्लास में जो भी पढ़ाया है उसको प्लीज अच्छे से रिवाइज करके आना और बाकी जो भी डाउट है उन्हें कमेंट में करना, डाउट्स में डालना, मैं आंसर करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा जैसे ही मैं फ्री होऊंगा। ठीक है बेटा, आई होप यहां तक के लिए हम साथ साथ हैं। चलिए जी, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।